नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आज आपके लिए लेकर आया हूं बायोलॉजी के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में कंटिन्यूसली पूछे जाते हैं। पूरा वीडियो ज़रूर देखिए और अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए क्योंकि बायोलॉजी से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं और ये हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, सूत्रकणिका जिसे आप माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं निम्नलिखित में से किसका केंद्र होती है? तो सूत्रकणिका जो है यह कोशिकीय श्वसन का केंद्र होती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने डीएनए का सबसे पहले पात्र विश्लेषण किया? वह पहला व्यक्ति या वह व्यक्ति जिसने डीएनए का सबसे पहला पात्र विश्लेषण किया वह है आर्थर कॉर्नबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण किसी पशु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर पाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को क्या कहते हैं? तो कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा साइटोलॉजी कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध इनमें से किसके अध्ययन से है? टॉक्सिकोलॉजी का संबंध जो है यह विष के अध्ययन से है, जहर के अध्ययन से है। निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? इनमें से किसे सेल का कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस पावर प्लांट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली जो है फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। अगला प्रश्न है, सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक होता है? तो सेल्यूलोज मुख्य रूप से कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से वह कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग खाद्य परिरक्षी के रूप में किया जाता है, खाने को सुरक्षित रखने के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट वह पदार्थ होता है जिसका उपयोग खाद्य परिरक्षी के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मिलान करना है आपको सूची 1 और सूची 2 से। एक्वाकल्चर किससे संबंधित है? फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर किससे संबंधित है? विटीकल्चर किससे संबंधित है? तो विटीकल्चर जो है अंगूर की खेती से है। फिर सेरीकल्चर जो है यह रेशम पालन से है। फ्लोरिकल्चर जो है फूल पुष्प से है। एक्वाकल्चर जो है यह मत्स्य से है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले घटी थी? ये वो कार्य हैं जो आपको देखना है और कौन सा काम सबसे पहले हुआ था यहाँ पर आपसे पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जेम्स डी वॉटसन और फ्रांसिस किक ने जीन के डीएनए की संरचना की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये सारे कार्य हुए हैं लेकिन इन सब में सबसे पहले काम हुआ है जेम्स डी वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने जीन के डीएनए की संरचना की खोज की थी। अगला प्रश्न है, जीवित जीवों के संरचनात्मक और प्रकारात्मक इकाई क्या है? तो जीवित जीवों की संरचनात्मक और प्रकारात्मक इकाई जो है वह कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ग्लाइऑक्सिसोम। ग्लाइऑक्सिसोम जो है यह कोशिका द्रव्य हैं और कोशिकांग हैं जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिजन क्या होता है? तो प्रतिजन प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी डीएनए को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डीएनए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सेल्यूलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो सेल्यूलोज भित्ति जो है यह पौधों की सेलों में पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नग्न आँखों से देखे जा सकने वाले कोशिकाणुओं का सबसे छोटा आकार क्या है? तो नग्न आँखों से देखे जा सकने वाले कोशाणु का सबसे छोटा आकार ऑप्शन नंबर 100 माइक्रोन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है, बढ़ जाती है? तो अंतः परासरण की प्रक्रिया, जिसमें आपने देखा होगा अंगूर को पानी में भिगोकर रखने पर, माफ़ करिएगा किशमिश को पानी में भिगोकर रखने पर सुबह तक वो फूल जाती है, यह भी अंतः परासरण की प्रक्रिया है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक लाल और सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित होता है? तो सुदूर लाल या लाल पादप रंजक, इनमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम नाम का जो पादप रंजक होता है वह सुदूर लाल और लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित होता है। किसमें रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है? तो समपरासरणीय घोल में रखे जाने पर कोशिका का आयतन जो है वह बढ़ जाता है।
अंतःशोषण की प्रक्रिया में क्या निहित होता है? तो अंतःशोषण की प्रक्रिया में ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा अवशोषण निहित होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवशोषण। ऑप्शन नंबर ए विसरण है, कोशिका का क्रिया है, अवशोषण है। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अवशोषण। तो अंतःशोषण की प्रक्रिया में अवशोषण निहित है। वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? तो वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं द्विबीजीय पादपों में पाई जाती हैं। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊतक जन जिससे बाह्य त्वचा बनती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो वह ऊतक जन जिससे बाह्य त्वचा बनती है उसे हम त्वचा जन के नाम से जानते हैं। रंध्र मुख द्वार इस पर आधारित होते हैं या रंध्र मुख इनमें से किस पर आधारित होते हैं? तो रंध्र मुख जो है अंतःपरासरण की क्रिया में मुख पर, रंध्र द्वार मुख पर अंतःपरासरण की क्रिया में आधारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंबलाकार द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं? तो डंबलाकार द्वार कोशिकाएं गेहूं में होती हैं। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा एक कोशीय जीव कौन है? तो अमीबा सबसे बड़ा एक कोशीय जीव है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित ब्लॉक का संबंध किससे है? तो जैव ईंटें हरित ब्लॉक कहलाएंगी। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए जैव ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैरामीशियम में उत्सर्जन द्वारक को किस नाम से जाना जाता है? पैरामीशियम में उत्सर्जन द्वारक को किस नाम से? तो इसे हम साइटोपॉइज के नाम से जानते हैं। पैरामीशियम में उत्सर्जन द्वारक को साइटोपॉइज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारी पिंड किस में पाया जाता है? बारी पिंड किस में पाया जाता है? तो मादा कायिक कोशिकाओं में बारी पिंड पाया जाता है। ग्लूकोज किसका एक प्रकार होता है? तो हेक्सोज शर्करा का मुख्य प्रकार होता है ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक मृदुतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती है क्या कहलाती है? तो एक मृदुतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रहित करती है इसे हम आइडियोब्लास्ट या विचित्र कोशिका कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आइडियोब्लास्ट या विचित्र कोशिका। ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? तो ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव माइकोप्लाज्मा है। राइट आंसर हो जाएगा। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी है? तो जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या 0 होती है। राइट आंसर हो जाएगा। कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? तो कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमें ग्लूकोज लेना चाहिए। राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है? तो स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना रंध्री द्वार के लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट है, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? तो गाजर का रंग जो है उसमें उपस्थित कैरोटीन की मौजूदगी के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? तो विषाणु में कोशिका भित्ति की मौजूदगी नहीं होती है। सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन नहीं होता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नाभिक की उपस्थिति नहीं होती है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पर मिलता है? तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है? तो लाइसोसोम कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है। कॉपर माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम के साथ संबंधित है किस प्रकार? तो कॉपर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम के साथ में संबंधित है। पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं? तो पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं आइलेट्स ऑफ लेगरहैंस कहलाती हैं। निम्नलिखित में से किसने पादप ऊतक संवर्धन का कार्य आरंभ किया है? तो हैबर लेडिड ने पादप ऊतक संवर्धन का कार्य जो है आरंभ किया है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? तो वायरस जो है यह कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। क्लोरोफिल को किसके द्वारा सबसे पहले पृथक और नामित किया गया? तो केवेंटू और पेलेटियर के द्वारा क्लोरोफिल को सबसे पहले पृथक किया गया और नामित भी किया गया। वह कोशिका अंग है, वह कोशिका इनमें से वह कौन सा कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक प्रक्रिया होती हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया वह कोशिका अंगक है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन जैसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? तो वायरस जो है कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक केवल वनस्पति कोशिकाओं में उपस्थित होती है? तो ऑप्शन नंबर कोशिका भित्ति केवल वनस्पति कोशिकाओं में उपस्थित होती है।
निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? तो हृदय मांसपेशी एक संयोजी ऊतक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? तो सूत्रकणिका कोशिका अंगक कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चंस के बायोलॉजी के वीडियो। कैसे लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। अपने दोस्तों को भी ज़रूर चैनल के बारे में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी का आज एक नए वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के इतिहास के 200 प्लस क्वेश्चंस पढ़ेंगे और ये सभी पिछले एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो सिलेक्ट करके ये 200 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चंस को कलेक्ट कर आपका लाइन में। दोस्तों आज बसंत पंचमी है, तो आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता सरस्वती आप सभी को जल्द से जल्द एग्जाम में सिलेक्शन दिलवाए और आप अच्छी से अच्छी एक जो भी पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें सेलेक्ट हो जाए, यही शुभकामनाएं हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी? तो वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। अंग्रेजों को प्रशासनिक किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? तो कॉर्नवालिस को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। टेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1822 में टेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ था? तो 1824 में बैरकपुर से सैन्य विद्रोह आरंभ हुआ था। किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है? तो विलियम बेंटिंग का कार्यकाल शिक्षा सुधार के लिए जाना जाता है। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1835 में विलियम बेंटिंग ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो 1830 में बालिका हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था। किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं? तो लॉर्ड चार्ल्स मैडकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने इनाम कमीशन की स्थापना की थी। किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, जिसके अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था। नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर के कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में नरबली प्रथा का अंत हुआ था। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दादा भाई नौरोजी ने भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। भारत में टेलीग्राफ लाइन किसने शुरू की थी? तो कलकत्ता और आगरा के बीच में लॉर्ड डलहौजी ने टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी। भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ पर स्थापित हुई थी? तो मुंबई में भारत में पहली सूती वस्त्र मिल स्थापित हुई थी। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? तो प्लासी के युद्ध के बाद में भारत में अंग्रेजों की लूट महत्वपूर्ण रूप से शुरू हुई थी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? तो जॉर्ज क्लार्क ने भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछवाई थी। भारत में किस ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ है? तो भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का सबसे अधिक लाभ जो है जमींदारों को प्राप्त हुआ है। किसके द्वारा बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त का जो है वह शुभारंभ किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुई थी? तो 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुई थी। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू हुई? तो 1822 में पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा शुरू हुई थी। अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार अंग्रेजी शासन में अफीम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर मुख्य पतन का कारण था वस्त्र उद्योग का। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान कहाँ पर लगाया गया? तो वायनाड जनपद में पहला कहवा बागान अंग्रेजों द्वारा लगाया गया था। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में अंग्रेजों के समय में पहली जनगणना हुई थी। थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? तो रैयतवाड़ी भू राजस्व बंदोबस्त से थॉमस मुनरो संबंधित हैं। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ था? तो 89% राज्य को देना तय हुआ था। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित तथा उसके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन था? तो अवध कमर्शियल बैंक सबसे पहला बैंक था। अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त कहाँ पर लागू किया गया था? तो पहली बार स्थायी बंदोबस्त मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी में लागू हुआ था। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ? तो 1913 में भारत में इस्पात का सबसे पहले उत्पादन शुरू हुआ था।
रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ था? तो 1924 में पृथक रूप से रेल बजट रेल विभाग के लिए शुरू हुआ था। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? तो विकेंद्रीकरण का शुभारंभ लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं। आधुनिक भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ मानी जाती है? तो 1850 में आधुनिक उद्योगों की स्थापना प्रारंभ मानी जाती है। भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की अग्रदूत या जननी की संज्ञा किसने दी थी? तो रेलवे को कार्ल मार्क्स ने आधुनिक उद्योगों की अग्रदूत या जननी की संज्ञा दी है। भारत में पहली पटसन मिल कहाँ पर स्थापित हुई थी? तो रिश्रा, जो कि पश्चिम बंगाल में है, पहली पटसन मिल यहाँ पर स्थापित हुई थी। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो बिहार में सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग स्थापित हुआ था। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने और बसने की अनुमति कब मिली? तो 1833 में भूमि खरीदने और बसने की अनुमति अंग्रेजों को मिली। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो रमेश चंद्र दत्त ने द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, किसके काल में सिंचाई उद्योग या सिंचाई आयोग का गठन हुआ? तो सिंचाई आयोग लॉर्ड कर्जन के काल में गठित हुआ था। कृषि विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1872 में कृषि विभाग की स्थापना हुई थी। किस स्थान पर 1866 में भीषण अकाल पड़ा था? तो उड़ीसा में 1866 के समय में भीषण अकाल पड़ा था। कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित हुआ? तो मदरसा 1772 में मुस्लिम शिक्षा के लिए स्थापित हुआ था कलकत्ता में। पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ? तो 1780 में पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ था। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो विलियम विल्किंस ने गीता का अंग्रेजी में अनुवादन किया था। बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहाँ आरंभ हुई? तो कलकत्ता एवं आगरा के मध्य में यह तार सेवा सबसे पहले शुरू हुई थी। बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो जोनाथन डंकन बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? तो 1835 में भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी। भारत में डाक टिकट कब आरंभ हुए थे? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में डाक टिकट आरंभ हुए थे। अवध में स्वायत्त राज्य की संस्थापक कौन था? तो अवध में स्वायत्त राज्य के संस्थापक शहादत खान बुरहान उन मुल्क थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति जो है यह वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार की दीवानी प्रदान की थी? तो राजा सिताब राय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार की दीवानी प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह जी थे। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया है? तो कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत दिया है। सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि प्रणाली के जनक थे। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया? तो लॉर्ड कैनिन ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो ये सुरचकिया मिसल से संबंधित थे। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी? तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी। बक्सर के युद्ध जो कि 1764 में हुआ था, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय दिल्ली का शासक था। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? तो 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। डिंडीगुल क्या है? तो तमिलनाडु के एक शहर का नाम है डिंडीगुल। किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो वॉरेन हेस्टिंग के समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किस समय में हुआ? तो डफरिन के समय में ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत हुआ था। ठगों के दमन किसने किया? तो ठगों के दमन में कर्नल स्लीमेन जाने जाते हैं। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में एकत्रित किया? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा चूड़ामन या चूड़ामणि ने ग्रामीण जाटों को सैनिक शक्ति के रूप में एकत्रित किया था।
किस जाट राजा को जाटों का अफलातून एवं आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो सूरजमल को यह संज्ञा प्रदान की गई है। लोहगढ़ नामक किला किसने बनवाया है? तो बंदा बहादुर ने यह किला बनवाया है। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या हुई थी? तो फर्रुखशियार के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या हुई थी। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो रणजीत सिंह पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? तो लाहौर में इन्होंने अधिकार करने के बाद में महाराजा की उपाधि धारण की थी। रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में कौन सी संधि हुई थी? तो अमृतसर की संधि रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों राज्यों के क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारण करती थी? तो सतलज नदी के दोनों क्षेत्रों के बीच में सीमा निर्धारण करती थी अमृतसर की संधि। भारत में किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेज राज्य में किया गया? तो लॉर्ड एलन बरो के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया। सिंध विजय का श्रेय किसे प्राप्त है? तो सर चार्ल्स नेपियर को सिंध विजय का श्रेय प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? तो डुप्ले भारत में सहायक संधि का जन्मदाता है। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप प्रदान किसने किया? तो लॉर्ड वेलेजली ने व्यापक स्वरूप प्रदान किया। भारत के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ पर थी? तो इनकी राजधानी लाहौर में थी। गोद प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया? तो लॉर्ड डलहौजी ने प्रतिबंध लगाया था। डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन कब हुआ था? तो 1616 में डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन हुआ था। वॉन्डीबॉश के युद्ध के समय अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो सर आयरकूट ने वॉन्डीबॉश के युद्ध के समय अंग्रेजों का नेतृत्व किया था। चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट की थी? तो शाहिस्ता खान ने भेंट की थी। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? तो डुप्ले को नवाब की पदवी प्रदान की थी। पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पहले डुप्ले को कहाँ का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? तो इन्हें चंद्रनगर का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। डुप्ले के बाद पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? तो गोडेहू डुप्ले के बाद में पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल बना। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की थी? तो सबसे पहले तंबाकू की खेती आरंभ की थी। किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया? तो शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था। मुंशी शिवगांव की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई? तो पालखेड़ा के युद्ध के बाद यह मुंशी शिवगांव की संधि हुई थी। संगोला की संधि कब हुई थी? तो 1750 में संगोला की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता कब मिली? तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता मिली थी। पौंडीचेरी की स्थापना कब हुई? तो 1674 में पौंडीचेरी की स्थापना हुई। पौंडीचेरी की स्थापना किसने की थी? तो फ्रांसिस मार्टिन ने पौंडीचेरी की स्थापना की थी। अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना था? तो 1761 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी को छीना था। रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। राज्य हड़प नीति या राज्य क्षय किसके द्वारा लागू हुआ था? तो यह डलहौजी के द्वारा लागू हुआ था। राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में लिए गए थे? तो झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर, अवध और संबलपुर यह राज्य कब्जे में लिए गए थे। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिन भारत का प्रथम वायसराय था। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की थी? तो टीपू सुल्तान ने तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। 1757 में क्लाइव ने किसे पराजित किया था? तो क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। सुगौली की संधि किस किस के बीच में हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में सुगौली की संधि हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। ठगी प्रथा के उन्मूलन में कौन सा गवर्नर जनरल मुख्य भूमिका जिसने निभाई थी? तो विलियम बेंटिंग ने ठगी प्रथा के उन्मूलन में मुख्य भूमिका निभाई थी। वोडेयार किसके शासक थे? तो मैसूर रियासत के शासक थे। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? तो 1757 में क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। द्वैत शासन का अंत किसने किया? तो वॉरेन हेस्टिंग ने द्वैत शासन का अंत किया। अंग्रेजों को सबसे अधिक विरोध किसने किया अंग्रेजों का? तो अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध मराठाओं ने किया है।
वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकुर्क वह पुर्तगाली था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग था। किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? तो पुर्तगाल ने सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा भारत किस स्थान पर उतरा था? तो कालीकट नामक स्थान पर वास्को डी गामा भारत में उतरा था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो यह पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन है, किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? तो टॉमस रो ने जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी। गोवा दमन द्वीप का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया? तो यह पुर्तगालियों के द्वारा उपनिवेशीकरण किया गया है। तो दोस्तों ये था आज के 200 प्लस क्वेश्चंस का वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। रोज़ वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं लूसेंट से चुने हुए 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस, और ये हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे इस वीडियो को देखकर अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो रोज़ वीडियोस प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे खसरा रोग फैलता है? तो प्रोटोजोआ से खसरा रोग फैलता है। हाथी पग रोग या एलिफेटाइसिस का कारण क्या है? तो वाइचेरिया, ऑप्शन नंबर डी वॉचेरिया हाथी पग रोग या हाथी पांव रोग का कारण होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा रोग वायरस से होता है? तो इन्फ्लुएंजा रोग जो है यह वायरस से होता है। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं से नहीं होता है? तो छोटी माता रोग जो है यह जीवाणुओं से नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस रोग का उन्मूलन हो चुका है? तो चेचक रोग का उन्मूलन यानी कि खत्म, जड़ से खत्म हो चुका है। राइट आंसर हो जाएगा। अकौता या दाद का कारण क्या है? तो शैवाल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अकौता या दाद के कारण शैवाल, फंगस, ये सभी ऑप्शन अगर होते हैं तो आपका ये आंसर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होती है? तो फंगस के द्वारा एथलीट फुट नामक बीमारी होती है। मियादी बुखार में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंतें। मियादी बुखार में शरीर का यह अंग जो है प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु जनित रोग है? तो चेचक जो है यह एक जीवाणु जनित रोग है। वायरस नामक रोगाणु से फैलने वाला रोग कौन सा है? तो चेचक वायरस नामक रोगाणु से फैलने वाला रोग है। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व की प्रथम अनुवांशिक संशोधित बछड़ी का नाम क्या है? तो डॉली विश्व की प्रथम अनुवांशिक संशोधित बछड़ी का नाम है। मछली पालन से प्रमुख रूप से क्या प्राप्त किया जाता है? तो मछली पालन से प्रमुख रूप से भोजन प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, किससे विटामिन युक्त तेल प्राप्त किया जाता है? तो मछली से विटामिन युक्त तेल भी प्राप्त किया जाता है भोजन के साथ साथ। मधुमेह के उपचार में क्या उपयोगी होता है? तो इंसुलिन मधुमेह के उपचार में उपयोगी होता है। अगला प्रश्न है, जीवाणु बैक्टीरिया किस संश्लेषित करके बनते हैं, या जीवाणु किसका संश्लेषण करते हैं? जीवाणु बैक्टीरिया किसका संश्लेषण करते हैं? तो ये संश्लेषण करते हैं विष का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव के जीवन का आधार क्या है? तो जीव के जीवन का आधार अनुवांशिक पदार्थ है। राइट आंसर हो जाएगा। रुधिर स्कंदन कारक किससे प्राप्त होता है? तो पुनः संयोजी डीएनए से रुधिर स्कंदन कारक प्राप्त किया जाता है। किस वैज्ञानिक ने डॉली भेड़ के क्लोन को प्राप्त किया था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर इयान विल्मुट। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। डॉली नाम के भेड़ के क्लोन को इन्होंने डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है, कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? तो हैदराबाद में कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रथम परख नली शिशु का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो भारत में 1986 में प्रथम परख नली शिशु का जन्म हुआ था। पादप ऊतक का अंग जिसे उसके मूल स्थान से अलग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो पादप ऊतक का अंग जिसे उसके मूल स्थान से अलग करते हैं उसे कर्तोतक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
संवर्धन के लिए उपयोगी करतों तक पात्रों, पोष पदार्थों एवं उपकरणों के लिए क्या आवश्यक होता है? तो किसी भी चीज़ के संवर्धन के लिए जो भी उपयोग किए जाते हैं, इनको सूक्ष्म जीवों से रहित करना सबसे बड़ा काम होता है। राइट आंसर हो जाएगा कंटामिनेट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व नियामक का उदाहरण कौन नहीं है? तो माफ़ करिएगा, वृद्धि नियामक का उदाहरण कौन नहीं है? तो वृद्धि नियामक लवण प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। लवण यानी कि नमक शरीर की वृद्धि के लिए ज़रूरी नहीं है लेकिन उतना भी ज़रूरी नहीं है जितना बाकी ज़रूरी है। एगार पोष पदार्थ क्या होता है? तो एगार एक जेली जैसा पदार्थ होता है। राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक शैवाल की तरह दिखाई देता है। जैव प्रौद्योगिकी शब्द का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया है? तो कॉर्ल इरेकी ने जैव प्रौद्योगिकी शब्द को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजैविक पेनिसिलिन निम्न में से किससे प्राप्त की जाती है? तो पेनिसिलियम नोटेटम के द्वारा प्रतिजैविक पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है। रॉसलिन संस्था एडिनबर्ग में है, जो उसके वैज्ञानिक ने भेड़ के प्रतिरूप डॉली को बनाने में सफलता प्राप्त की थी, उनका नाम क्या है? तो अभी हमने पढ़ा था, इनका नाम है इयान विल्मुट। अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं में उपस्थित अतिरिक्त वर्तुल डीएनए को क्या कहते हैं? तो जीवाणुओं में उपस्थित अतिरिक्त वर्तुल डीएनए को प्लाज्मिड के नाम से जाना जाता है। पर्यावरण में उग रहे किसी पादप का संबंध होता है किससे? तो पर्यावरण में उग रहे किसी पादप का संबंध क्षेत्र की मृदा से, उपलब्ध प्रकाश से, क्षेत्र के अन्य पादप, इन सभी से संबंध होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। सही उत्तर हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस की वायुमंडल में सांद्रता बढ़ाने से उत्पन्न हुआ है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के वायुमंडल में सांद्रता बढ़ाने से ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न हुआ है। प्रकृति में जैविक क्रियाओं हेतु उपलब्ध जल की प्रतिशत मात्रा क्या है? तो प्रकृति में जैविक क्रियाओं हेतु उपलब्ध जल की प्रतिशत मात्रा 1% है। राइट आंसर हो जाएगा। जीन निम्न में से किससे बने होते हैं? तो जीन जो है यह डीएनए से बने होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व पौधों का सूक्ष्म पोषक है? तो बोरोन तत्व जो है पौधों का सूक्ष्म पोषक है। इनमें से वर्मी कंपोस्ट बनाने वाला जीव कौन सा है? तो वर्मी कंपोस्ट बनाने वाला जीव इनमें से केंचुआ है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अविकल्पी परजीवी समूह कौन सा है? तो अविकल्पी परजीवी समूह विषाणु है। राइट आंसर है। एड्स के उपचार हेतु निम्न में से किस प्रकार की औषधियों का प्रयोग किया जाता है? तो एड्स के उपचार के लिए हम एंटी रेट्रोवायरल औषधि का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायरस जनित रोगों का समूह निम्न में से कौन सा है? तो वायरस जनित रोगों का समूह, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पोलियो और डेंगू, ये वायरस के कारण होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस रोग के वाहक मच्छर नहीं है? तो वायरस के किस रोग के वाहक मच्छर नहीं है? तो टाइफाइड रोग के वाहक मच्छर नहीं है, बाकी मलेरिया, डेंगू, फीलपाँव ये सब मच्छर के द्वारा फैलते हैं। मार्च 2005 तक राज्य में चिन्हित एड्स रोगियों की संख्या कितनी थी? तो लगभग एड्स रोगी 1284 थे। राइट आंसर हो जाएगा। और ये यूपी की बात हो रही है, ये पूरे स्टेट की बात नहीं हो रही है, ये सिर्फ यूपी का क्वेश्चन था, तो वहाँ का क्वेश्चन का आंसर है। मानव हस्तक्षेप के कारण हुए पर्यावरण परिवर्तन का मानव स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव हो रहा है? तो मानव द्वारा हस्तक्षेप के कारण पर्यावरण परिवर्तन पर मानव में जो स्वास्थ्य में प्रभाव हो रहा है वह बहुत घातक रूप से देखा जा सकता है। एसपीएम किससे संबंधित है? तो वायु प्रदूषण से संबंधित शब्दावली है। राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से पृथ्वीवासियों को बचाने वाली गैस कौन सी है? तो ओजोन लेयर जो है सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से पृथ्वीवासियों को बचाने वाली गैस है। नेक्स्ट है, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या होती है? तो ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई डेसिबल है। राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मनुष्य के रक्त से मिलने वाला प्रतिजन नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मनुष्य के रक्त में मिलने वाला प्रतिजन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ओ नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा। रुधिर वर्ग ओ वाली स्त्री का विवाह रुधिर वर्ग AB वाले पुरुष से होने पर उससे उत्पन्न शिशु में पाए जाने वाले रुधिर वर्गों की संभावना कौन सी होगी? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यह सही उत्तर हो जाएगा 50% यह रुधिर वर्ग पाया जा सकता है। मतलब ओ रुधिर वर्ग वाली स्त्री का विवाह रुधिर वर्ग AB वाले पुरुष से हो तो उनमें उत्पन्न शिशु में पाए जाने वाले रुधिर वर्ग की संभावना 50% तक हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है,
ए बी और रुधिर वर्ग का नियंत्रण करने वाले जीन विकल्पी संख्यानुसार कितने होते हैं? तो यह जीन विकल्पी 3 होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। पादपों की आर्थिक महत्व की दृष्टि से अध्ययन की शाखा क्या कहलाती है? तो इसे हम आर्थिक वनस्पति विज्ञान के नाम से जानते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा पादप तेल उत्पादक नहीं है? तो ये अरहर जो है दाल उत्पादन करता है, जाकि तेल उत्पादन करता है। इमारती काष्ठ वृक्ष का कौन सा ऊतक होता है? तो द्वितीयक जाइलम प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इमारती काष्ठ वृक्ष का ऊतक होता है। अश्वगंधा तथा अफीम के पौधों के किन किन भागों से औषधीय महत्व के पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं? तो अश्वगंधा और अफीम के मूल और कच्चे फल प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इनसे औषधीय पदार्थ प्राप्त होते हैं। गोसिपियम किस पौधे का वानस्पतिक नाम है? तो गोसिपियम जो है यह कपास का वानस्पतिक नाम है, राइट आंसर हो जाएगा। मधुमक्खी पालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझी जाने वाली प्रजाति कौन सी है? तो मधुमक्खी पालन के लिए ए मेलिफेरा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सर्वाधिक उपयुक्त मधुमक्खी प्रजाति है। मधुमक्खी के छत्ते में पाई जाने वाली मक्खियों के कितने प्रकार होते हैं? तो मधुमक्खी के छत्ते में 3 प्रकार की मक्खियां पाई जाती हैं। शुद्ध शहद सुरक्षित कब तक रह सकता है? तो हजारों वर्षों तक शुद्ध शहद जो है सुरक्षित रह सकता है। रेशम कीट पालन का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो चीन देश में रेशम कीट का पालन का प्रचलन सबसे पहले हुआ था। प्रत्येक वृक्क लगभग 1,30,00,000 वृक्क नलिकाओं से मिलकर बना है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? तो इन्हें हम नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूत्र अम्लीय होता है, इसका पीएच मान कितना होता है? तो मूत्र का पीएच मान लगभग 6 होता है। मनुष्य का तंत्रिका तंत्र कितने भागों में बटा होता है? तो मनुष्य का तंत्रिका तंत्र 3 भागों में बटा होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 से 1400 ग्राम तक मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। मनुष्य का कंकाल कितने भागों का बना होता है? तो मनुष्य का कंकाल जो है यह 2 भागों का बना होता है, राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के सिर के अंतः कंकाल के भाग को खोपड़ी कहते हैं, इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? तो खोपड़ी में कुल 29 हड्डियां होती हैं, राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य का कशेरुक दंड कितनी कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है? तो कशेरुक दंड 33 कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है। निम्न में से कंकाल तंत्र को क्या कार्य करने के लिए यूज़ किया जाता है? यह कंकाल किस काम के लिए होता है? तो कंकाल जो है शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षित रखता है, शरीर को निश्चित आकार प्रदान करता है, पेशियों को जुड़ने का आधार प्रदान करता है। उपरोक्त सभी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 206 हड्डियां एक वयस्क मनुष्य के शरीर में होती हैं। मनुष्य में बाल्यावस्था में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 208 हड्डी बाल्यावस्था में मनुष्य के शरीर में होती हैं। मनुष्य के सिर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के सिर में हड्डियों की कुल संख्या 29 होती है। नेक्स्ट है, प्रारंभ में रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो रीढ़ की हड्डी प्रारंभ में 33, राइट आंसर हो जाएगा, होती हैं। विकसित होने पर रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो विकसित होने पर रीढ़ में 26 हड्डियां होती हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, जो आंखों से संबंधित है। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स है, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो जनन शक्ति का कम होना विटामिन ई की कमी से होने वाले रोगों में आता है। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर होगा। बीज सुधार का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो उपज को बढ़ाना, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अधिक उपज बीज सुधार का मुख्य कारण है। चावल की उन्नत किस्म कौन सी है? तो चावल की उन्नत किस्म जो है पूसा बासमती, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों को हाइड्रोजन की प्राप्ति किससे होती है? तो पौधों को हाइड्रोजन की प्राप्ति जल से होती है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में 23 सेकंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, शोधकर्ताओं द्वारा यह सिद्ध किया गया था कि मनुष्य के शरीर में लगभग कितने बाल होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में लगभग 50 लाख बाल होते हैं।
एक बार सांस लेने की क्रिया में कितने सेकंड का समय लगता है? तो एक बार सांस लेने की क्रिया में लगभग 5 सेकंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, हृदय की गति कम हो जाने पर इसे सामान्य अवस्था में लाने हेतु किसका प्रयोग करते हैं? तो पेस मेकर का प्रयोग करते हैं हृदय की गति कम हो जाने पर इसे पुनः सामान्य अवस्था में लाने के लिए। मनुष्य में भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया कितनी अवस्थाओं में पूर्ण होती है? तो भोजन की पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया मनुष्य में 5 अवस्थाओं में पूर्ण होती है। अमाशय में भोजन लगभग कितने समय तक रहता है? तो अमाशय में भोजन 4 घंटे तक रहता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अमाशय में से निकलने वाले जठर रस में कौन सा एंजाइम होता है? तो पेप्सिन और रेनिन एंजाइम अमाशय से निकलने वाले जठर रस में होता है। निम्न में से आंतरिक रस कौन सा है? तो क्षारीय प्रकृति का रस होता है आंतों से निकलने वाला रस। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग कितना आंतरिक रस स्रावित होता है? तो स्वस्थ मनुष्य में लगभग 2 लीटर आंतरिक रस प्रतिदिन स्रावित होता है। लेगरहैंस दीपिका की खोज किस चिकित्सा शास्त्री ने की थी? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा लेगरहैंस नाम के चिकित्सा शास्त्री ने ही लेगरहैंस दीपिकाओं की खोज की थी, जिनके नाम पर इनका नाम रखा गया है। इंसुलिन के अल्प स्त्रावण से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह, शुगर, इंसुलिन के अल्प स्त्रावण से यह रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज कब की थी? तो 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय का भार लगभग कितना होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय का भार लगभग 300 ग्राम तक होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठों का बना होता है? तो मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों का बना होता है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को क्या कहते हैं? तो शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को हम शिरा के नाम से जानते हैं। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती हैं? तो हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ धमनियाँ कहलाती हैं। राइट आंसर हो जाएगा। भ्रूण अवस्था में हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? तो भ्रूण अवस्था में एक हृदय 1 मिनट में 150 बार धड़कता है। सही उत्तर हो जाएगा। एक धड़कन में लगभग कितना रक्त पंप होता है? तो 70 मिलीलीटर एक धड़कन में रक्त पंप होता है। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80 mmHg सामान्य मनुष्य का रक्तदाब होता है। निम्न में से मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? तो यकृत, खाल और वृक्क, इन सभी माध्यमों में से मनुष्य के शरीर से उत्सर्जन होता है। तो दोस्तों, ये थे 100+ क्वेश्चन साइंस के। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और साथ साथ लाइक करना ना भूलें अगर वीडियो अच्छा लगा है तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं 120 जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। इन प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि इनमें से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस चांस हैं आपके आने वाली परीक्षाओं में आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारत में द्वैध शासन की प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1919 में भारत में द्वैध शासन की प्रणाली शुरू की गई थी। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? तो महात्मा गांधी जी यंग इंडिया और हरिजन के संपादक थे। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग पृथ्वी पर जीवित विशालतम पक्षी है। रिहंद बांध परियोजना किन राज्यों को सिंचाई प्रदान करती है? तो रिहंद बांध परियोजना से उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य को सिंचाई प्राप्त होती है। भारत में समस्त अंतरिक्षयान प्रचालन का मर्म केंद्र MCF मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये हासन जो कि कर्नाटक में होता है। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम नामक खनिज मोनोजाइट बालू में पाया जाता है। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर भी कहते हैं? तो आंवला पादप है जो शाकीय भारतीय डॉक्टर कहलाता है। मानव का रुधिर pH कितना होना चाहिए? तो मानव का रुधिर pH जो है यह 7.4 होना चाहिए। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो अवटु ग्रंथि, जिसे हम थायराइड ग्रंथि के नाम से जानते हैं, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो नीली व्हेल संसार का विशालतम स्तनधारी है। प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो यह चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 1969 से 1974 के बीच में चली थी।
भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो कृषि के क्षेत्र में भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब छिपी हुई बेरोजगारी दिखाई देती है। यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाएं तो कौन सा व्यापार कहलाएगा? तो इसे हम आंतरिक व्यापार के नाम से जानेंगे। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम सुलभ मुद्रा कहते हैं, जो आराम से चेंज हो सकती है। जो वस्तुएं दुर्लभ हों और उनकी आपूर्ति सीमित हो उन्हें क्या कहते हैं? तो वह आर्थिक वस्तुएं कहलाती हैं। होम रूल लीग किसने शुरू की थी? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने होम रूल लीग शुरू की थी। पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था? तो कांची पल्लवों की राजधानी थी। नूरजहां का मूल नाम क्या था? तो मेहरुन्निसा नूरजहां का मूल नाम था। 1905 में बंगाल प्रांत को 2 भागों में बांटा था। किसने? तो लॉर्ड कर्जन ने 2 भागों में बांटा था। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। फासिज्म किस में विश्वास रखता है? तो फासिज्म बल में विश्वास रखता है। भारत सरकार के बजट आंकड़ों के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो इसे हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। पुस्तक कामायनी के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद पुस्तक कामायनी के रचयिता हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी उत्तरदायी है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन उत्तरदायी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो 3.5% होती है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अहिंसा का चरम स्वरूप किस धर्म में सर्वाधिक पालन किया जाता है? तो जैन धर्म में अहिंसा का चरम स्वरूप पालन किया जाता है। हिंदू कानून किसकी देन है? तो मनु की, महाराजा मनु राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन किस स्थान पर गुजारे थे? तो इन्होंने यह आखिरी दिन श्रवणबेलगोला में गुजारे थे। मुगल काल में न्यायालयों में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो न्यायालय में पर्शियन भाषा का प्रयोग होता था। 1605 में डचों ने सबसे पहले भारत में जहां अपना अधिकार जमाया वह कौन सा स्थान था? तो वह मछलीपट्टनम था। महात्मा गांधी ने किस साप्ताहिक अंग्रेजी अखबार का संपादन किया? तो उन्होंने यंग इंडिया साप्ताहिक अंग्रेजी अखबार का संपादन किया। भारत में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री बने रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री बने रहने वाले व्यक्ति ज्योति बसु हैं। जिप्सियों का मूल निवास स्थान क्या है? तो मिस्र जिप्सियों का मूल स्थान निवास है। भारत में सबसे गहरी खान कहाँ स्थित है? तो कोलार में भारत में सबसे गहरी खान स्थित है। इस समय भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज पदार्थ कौन सा है? तो कोयला प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कोंकण रेलवे लाइन की लंबाई कितने किलोमीटर की है? तो 760 किलोमीटर की है। वी द पीपल नामक प्रसिद्ध किताब किसने लिखी है? तो नाना पालकीवाला ने यह प्रसिद्ध किताब लिखी है। मिस किम कैम्पेबल किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं? तो यह कनाडा देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। अनसॉलिसिटेड ईमेल किसे कहा जाता है? तो अनसॉलिसिटेड ईमेल स्पैम ईमेल के नाम से भी जाना जाता है। प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को तैयार करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन प्रयोग करते हैं? तो हम पावर पॉइंट एप्लीकेशन प्रयोग करते हैं। युआन कहाँ की मुद्रा है? तो युआन जो है वह चीन की मुद्रा है। सामान्यतः बैंक सावधि जमा अधिकतम कितनी अवधि के लिए स्वीकार करते हैं? तो यह 10 वर्ष के लिए स्वीकार करते हैं। बैंकिंग परिचालन में हम बहुत बार CBS शब्द पढ़ते हैं। CBS में सी का मतलब क्या है? तो कोर बैंकिंग सेक्टर, कोर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सेबी किस तरह की संस्था है? तो सेबी एक संवैधानिक संस्था है। रबी मौसम किन महीनों के बीच के माना जाता है? तो अक्टूबर से मार्च के बीच के मौसम को रबी मौसम यानी कि रबी की फसलों का मौसम माना जाता है। भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होती है? तो 10 वर्ष के अंतराल पर भारत में जनगणना होती है। RBI अधिसूचना के अनुसार 29 जून 2011 से कौन से सिक्के बंद हो गए थे? तो 25 पैसे के सिक्के बंद हो गए थे। अकल पे के नाम से प्रसिद्ध अनंत पे ने किस कॉमिक श्रृंखला की रचना की थी? तो इन्होंने अमर चित्रकथा की रचना की थी। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइड एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। जनगणना 2011 के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 940 महिलाएं थीं। गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेते कहिए के रचयिता कौन है? तो नरसिंह मेहता ने वैष्णव जन तो तेने कहिए के रचयिता है। स्वेज नहर किन सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। किस बीमारी में रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है? तो डायबिटीज़ मेलिटस में रक्त शर्करा का मात्रा बढ़ जाती है। किसी पेड़ की लगभग सही आयु गिनकर ज्ञात की जा सकती है? तो उसमें उपस्थित वलयों को गिनकर हम उसकी सही आयु ज्ञात कर सकते हैं। भारत के किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। भारत द्वारा अपने देश में विकसित हल्के युद्धक विमान का नाम क्या है? तो इस विमान का नाम तेजस है। नाथुला एक स्थान है जहां 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापार शुरू किया गया। किस राज्य में
की सीमा पर स्थित है? तो यह सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? तो 5.6 लीटर रक्त होता है लगभग। ईसीजी रोग किसका पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ईसीजी जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, हृदय से संबंधित जानकारी पता लगाने के लिए प्रयोग की जाती है। शरीर में भोजन प्रायः कहाँ पचता है? तो छोटी आंत में पचता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? तो एंडोस्कोपी के द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के आविष्कारक हैं। कंप्यूटर व दूरसंचार प्रणाली की सबसे छोटी सूचना संग्रहण इकाई कौन सी है? तो यह इकाई बिट है। चर्चित किताब हैमलेट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई थी। प्रथम एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित किए गए थे? तो भारत में आयोजित हुए थे। उबेर कप का संबंध किस खेल से है? तो विश्व बैडमिंटन यानी कि महिलाओं का बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है उबेर कप के नाम से जाना जाता है। नव युवतियों हो तो राजीव गांधी सशक्तिकरण योजना सबला किस आयु वर्ग की लड़कियों के लिए है? तो यह 11 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए है। प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए अंशदान पर आयकर में कितनी छूट प्राप्त होती है? तो धारा 80G के तहत 100% छूट प्राप्त होती है। जिन्ना एवं तिलक कॉमरेड इन फ्रीडम स्ट्रगल पुस्तक के रचयिता कौन है? तो AG नूरानी जी ने यह पुस्तक लिखी है। भारत का संविधान किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के 2 सदस्यों का नामांकन के लिए मुहैया प्रदान करता है? तो एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए यह मुहैया करता है राष्ट्रपति को 2 लोगों को नियुक्त करने के लिए। विश्व का सबसे बड़ा सौर पावर स्टेशन किस देश में है? तो यह स्टेशन स्पेन देश में है। वह एंजाइम जो दूध को दही में समेकित कर देता है वह कौन सा एंजाइम है? तो वह एंजाइम रेनिन एंजाइम है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह नैरोबी में है। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है पोखरण में अणु विस्फोटन कब हुआ था? तो 18 मई 1974 को हुआ था। डूरंड रेखा किन देशों के बीच में महत्वपूर्ण सीमा बनाती है? तो डूरंड रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। अगला क्वेश्चन है कौन सा राजमार्ग दिल्ली और लखनऊ को जोड़ता है? तो NH24 राष्ट्रीय राजमार्ग जो है यह लखनऊ और दिल्ली को जोड़ता है। किस बंदरगाह को ऑफ स्प्रिंग ऑफ पार्टीशन कहा जाता है क्योंकि इसका विकास विभाजन के पश्चात कराची बंदरगाह की एवज में किया गया? तो कांडला बंदरगाह को कहा जाता है। केंद्र सरकार ने गांव की ओर एक कदम की नीति स्वीकार करते हुए एक योजना जिसका नाम भारत निर्माण योजना थी, इसका प्रारंभ किया। कब की थी ये योजना शुरू? तो 16 दिसंबर 2005 में यह योजना शुरू हुई थी। ब्राज़ील की प्रथम राष्ट्रपति किसको चुना गया है? तो डिम्ला, महिला राष्ट्रपति हैं ये, डिम्ला रोजेफ को चुना गया है ब्राज़ील की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर्स की करेक्शन को क्या कहते हैं? तो इसे हम डीबगिंग कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? तो हार्डवेयर को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है। किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? तो अमीबा में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हड्डियों के जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना किस रोग का कारण बनता है? तो इससे हमें गठिया रोग हो सकता है। मोटर कार के धुएं में मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक कौन सा है? तो सीमा प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा सिलिका और मैग्नीशियम प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मोंगियापत्तन किस राष्ट्र में स्थित है? तो मोंगियापत्तन बांग्लादेश राष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है प्रिज्म से गुजरने वाले प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन करता है? तो बैंगनी रंग सबसे अधिक विचलन करता है। कोयले की खानों में विस्फोट करने वाली गैस कौन सी होती है? तो कोयलों की खानों में विस्फोट करने वाली गैस जो है मीथेन गैस है। भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न अवार्ड किसे मिला है? तो राधाकृष्णन जी को भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले ये अवार्ड मिला है। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हैं व्यक्तियों का नामन कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति 12 लोगों को नामित कर सकता है। भारत की सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? तो भील समुदाय भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता? तो प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? तो यह 6 वर्षों के लिए होता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार क्षेत्र कौन सा है जिसमें दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव बनने वाला पहला अफ्रीकी राष्ट्रीय व्यक्ति कौन था? तो बुतरोस गाली था।
लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस नृशंसता के शिकार हुए? तो साइमन कमीशन के विरुद्ध वो विरोध कर रहे थे। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया है? तो चंदेल राजाओं ने कराया है। भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र को कौन सा संगठन बनाता है? तो भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण इस मानचित्र को बनाता है। कौन सा देश सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है? लकड़ी। तो संयुक्त राज्य यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। किस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व जिसकी संख्या किसी क्षेत्र की जनसंख्या का घनत्व किसकी संख्या से मापते हैं? तो लोगों की संख्या से मापते हैं। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए पीले लैंपों का प्रयोग करते हैं। उन लैंपों में कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो सोडियम प्रयोग की जाती है। कैंसर के उपचार के लिए कौन सी गैस प्रयोग करते हैं? तो रेडॉन गैस का प्रयोग करते हैं। वसुंधरा शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो यह शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ था। 11 मार्च 2011 को जापान में आए जोरदार भूकंप और सुनामी द्वारा जिस न्यूक्लियर रिएक्टर की क्षति हुई तो वह कौन सा था? वह फुकुशिमा। किस जगह पर था? तो वह फुकुशिमा में था। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की कौन सी सामान्य प्रजाति पाई जाती है? तो यूकेलिप्टस पाई जाती है। सियाचिन जाने वाला पहला भारतीय प्रधानमंत्री कौन था? तो मनमोहन सिंह जी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चेचक के टीके के लिए वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी प्रश्न का सही उत्तर है। विदेशी स्थनागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और बॉन्डों को खरीदना क्या कहलाता है? तो इसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो यह वियना में है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए नागरिक को जो है कितनी आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए? तो 35 वर्ष आयु मानी जाती है। किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य? तो अरस्तु ने यह बात कही थी। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। तो दोस्तों ये था 120 क्वेश्चंस का जीके का वन लाइनर क्वेश्चन टेस्ट पेपर। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।